हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इस एनालिसिस में मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताने वाला हूं, चीज़ों को इन शॉर्ट ही समझाऊंगा। इसी के साथ कौन से जीएस पेपर से लिंक होता है, कौन से डिफरेंट आइडियाज़ है जिनको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं प्री और मेंस में। ये जो भी एनालिसिस है बेस्ड है आपके ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से है। सेकेंडली, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी के डिफरेंट स्टेट पीसीएस के प्री के मेंस के, उसके लिहाज से हम एनालिसिस कर रहे हैं ताकि चीज़ें आपकी क्रेडिबल रहे और ऑथेंटिक रहे। जो ज़रूरी है और जिस हिसाब से आपको पढ़ना है उस हिसाब से ही आप चीज़ों को पढ़ें। वैसे तो हर चीज़ हमें क्या है एग्ज़ाम में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, सोसाइटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ओके, किसी भी कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें उस इस्तेमाल को जानना आना चाहिए। एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन ओपन है। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रश कोर्स से जुड़ सकते हैं। मैं सलाह यही देता हूं कि फाउंडेशनल कोर्स से ही जुड़े, जिसमें हम एक साल के अंदर आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे जो सिलेबस है यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस का। इसी के साथ आपको कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा सिलेबस के मुताबिक। एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको क्लासेस दी जाएंगी। रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उसको कैटर किए जाएंगे। आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दिया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी में आप एनरोल होके आपका प्रिपरेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है उसका हाईलाइट इसमें दिया गया है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, चीज़ों को डिटेल में जानना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। ध्यान रखिएगा हमारा सिर्फ एक ही ऑफिशियल नंबर है जो कि इसमें मेंशन किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहली आर्टिकल की ओर। तो पहला आर्टिकल बात कर रहा है द पोएट सेंट हु थॉट सिंपल डिवोशन। तो अभी ध्यान रखिएगा कि सिंपल डिवोशन का जिक्र होता ही क्यों है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री को आपने अगर पढ़ा है तो आपने उसमें जाना होगा कि एंशियंट समय पे आप जो वैदिक समय हम पढ़ते हैं, वैदिक एरा, तो वैदिक एरा में क्या होता है, हम दो वैदिक एरा पढ़ते हैं, एक अर्ली वैदिक, एक लेटर वैदिक एरा। और लेटर वैदिक एरा में हम ये जान सकते हैं जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तब कि आपका जो डिवोशन था, जो आपकी परमात्मा है, ईश्वर है, उनको उनकी प्राप्ति के लिए जो आपके हम पूजा अर्चना करते थे उसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था बाय लेटर वैदिक पीरियड। सेक्रीफाइसेस करना, बहुत ज़्यादा गिफ्ट आपका डोनेशन देना, तभी आप क्या कर सकते हैं, डिवोशन को अचीव कर सकते हैं, या फिर आप पूजा अर्चना जो आपने की है वो सफल हो सकती है। तो इसीलिए क्या हुआ, सोसाइटी में जो आपके मार्जिनलाइज पॉपुलेशन थे उस समय के, उनका क्या हुआ, आपका डिवोशन जो एक आपका सिंपल डिवोशन था वो ना होने की वजह से मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन डिवोशन से काफी पीछे छूट गए थे बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव सेक्रीफाइसेस, एक्सटेंसिव डोनेशंस जो वो नहीं कर सकते थे। और उसी के वजह से राइज हुआ था आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म का, ताकि क्या किया जा सके, जो डिवोशन है उसको सिंपलिस्टिक फॉर्म में, ईश्वर की जो प्राप्ति है, जो मोक्ष की प्राप्ति है, उसको सिंपल तरीके से हम क्या कर सके, अचीव कर सके। तो जब बुद्धिज्म और जैनिज्म आया लेटर वैदिक पीरियड में, तो उसके बाद क्या हुआ, बाय द टाइम ऑफ गुप्ता एज, लगभग आपके 300 एडी में अगर देखें, फिर से आपका क्या हुआ, जो डिवोशन का जो फॉर्म था वो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, सिंपल से फिर से कॉम्प्लेक्स हो गया। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये भी आपकी बहुत हद तक क्या किया, इन्होंने पैट्रोनेज लूज किया, एक डिक्लाइन की हालत में आ गई थी। उसी के बाद आपका सर्ज हुआ भक्ति मूवमेंट, जो हम मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं।
तो लगभग 400-500 एडी से भक्ति मूवमेंट का सर्ज हुआ और भक्ति मूवमेंट में क्या किया गया, सिंपल डिवोशन को सिखाया गया। तो जैसे आप आसाम में देखें तो आप 15th सेंचुरी में शंकरदेव माधवदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। आप बंगाल में देखें, वेस्ट बंगाल में या फिर उस समय का अनडिवाइडेड बंगाल, चैतन्य महाप्रभु जी को देखेंगे। फिर आप तुकाराम जी को देखेंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तुकाराम जी, फिर आपके कबीर दास, ओके, देन आपके तुलसीदास, मीराबाई इन राजस्थान, गुरु नानक जी। तो ऐसे करके आपके बहुत जो सारे भक्ति सेंट थे, उन्होंने सिखाया कि डिवोशन के लिए हमें क्या करना है, सिंपल प्रेयर्स ही काफ़ी है। उसके लिए हमें एक्सटेंसिव रिचुअल्स को फॉलो करना, बहुत सारे पैसे खर्च करना, इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। तो इसीलिए इसमें क्या है, अभी ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी के बारे में मेंशन किया गया है। तो इसे अभी हमें तुलसीदास जी के बारे में सीखना मिलता है और इसी के साथ हमें ये जो टॉपिक है ये हमें इंडिकेट करता है कि हमें भक्ति मूवमेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि भक्ति मूवमेंट का क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट में, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उनके अपलिफ्टमेंट में, सोसाइटी में जो डिवाइड है, हायरार्की है, उसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज करने में भक्ति मूवमेंट का काफ़ी रोल रहा है। तो अभी असम में अगर देखें तो कितना ज़्यादा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कास्ट सिस्टम जैसे जो चीज़ें हैं काफ़ी कम है, उसका इम्पैक्ट काफ़ी कम है असम में। क्यों? बिकॉज ऑफ भक्ति मूवमेंट इन असम लेड बाय श्रीमंत शंकरदेव जी और माधव देव जी। तो इसीलिए क्या करना है, अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐसे जो टॉपिक है हिस्ट्री के, आपके भक्ति मूवमेंट हो, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, फिर आपके सर्ज ऑफ भक्ति मूवमेंट और उनका क्या सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल इम्पैक्ट रहा है, कैसे मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को रिकॉग्नाइज किया है या फिर उनकी लाइफ में ईज लाने की कोशिश की है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। हमें सिर्फ डेट और फैक्ट्स नहीं रटने होते हैं या फिर राजा के नाम नहीं रटने होते हैं। उस समय हिस्ट्री से हम क्या सीख ले सकते हैं, हिस्ट्री ने आज के समाज पे क्या असर डाला था, ये सभी चीज़ें जाननी हमें ज़रूरी होती है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से ओवरऑल जो आइडिया है काफ़ी बार पूछा गया है रिगार्डिंग भक्ति मूवमेंट, इट्स ए सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट, ओके। और फिर भक्ति मूवमेंट का जो आपका फेलियर रहा या फिर कोई कोई रीज़न में आपका कम आपका जो चेंजेस है वो ला सके या फिर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके अमोंग द मासेस, किसी रीज़न में ज़्यादा सक्सेसफुल थे, किसी में कम थे, तो उसका क्या रीज़न है, वैसे क्वेश्चंस भी पास्ट में पूछे गए हैं। तो अभी भक्ति मूवमेंट से आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में जो कास्ट हायरार्कियल सिस्टम थी उसको दूर किया गया। भक्ति मूवमेंट की वजह से ही वुमेन एम्पावरमेंट आप देख सकते हैं कि वुमेन को भी आपका क्या किया गया, मैन के साथ इक्वली जो डिवोशन है उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिली। फिर आपका जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें डिफरेंट आपके स्क्रिप्चर्स को ओके लिखे गए, जिससे क्या कर सकते हैं, आपके जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो भी भक्ति को अचीव कर सके। मतलब ओवरऑल आपका डेमोक्रेटाइजेशन किया उन्होंने। तो इसमें लिखा हुआ है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स। और इसी के अगर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्क्रिप्चर होता है और वर्नाकुलर लैंग्वेज में स्क्रिप्चर्स को लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है, आपका लोकल लैंग्वेजेस का भी क्या है, डेवलपमेंट हुआ है। सो जैसे तुलसीदास जी का अवधि रामचरित्र मानस को आप इसमें देख सकते। और अदर वर्क्स को देखें तो विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, इनको भी आप जिक्र कर सकते हैं, ओके। तो इसमें अभी क्या है, लोकल लैंग्वेजेस का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तो हिस्ट्री में हमें इन सब चीजों को पढ़ना जरूरी है। फिर आपके अगर नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन आस्किंग एज पेडागोजी, तो क्वेश्चन आस्क करना जो हम कर रहे हैं क्या सही है, इज इट ओके, ओके, कि इतना एक्सटेंसिव रिचुअल करना क्या ज़रूरी है टू अचीव शेल्टर ऑफ गॉड, ओके। तो ऐसे हम चीज़ों को आपको सोचना ज़रूरी होगा। और एथिकल जो सोसाइटी है उसमें एथिकलिटी लाना, ह्यूमिलिटी लाना, चैरिटी लाना, इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाया भक्ति मूवमेंट ने।
फिर आप जो आर्टिस्टिक फ्रीडम है उसको भी प्रोटेक्शन दिया बाय भक्ति मूवमेंट। प्लूरलिस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वर्नाकुलर फेथ ट्रेडिशंस, इन सभी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। लास्टिंग लैंग्वेज शिफ्ट, तो अभी जैसे जो भी चीज़ें लिखी गई, जैसे मीराबाई द्वारा जो भजन लिखे गए, शंकर देव माधव देव जी के द्वारा जो भी आपकी रिचुअलिस्टिक ओके किताबें लिखी गई, उससे क्या हुआ, हमारे लोकल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, जिस लैंग्वेज को आज हम लेके प्राउड करते हैं, अपने कल्चर को फील करते हैं। ओके, इसी के साथ म्यूजिक, थिएटर, आर्ट, कल्चर, इन सभी चीज़ों में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो मैंने ओवरऑल इसमें आपको बताया कि जो भक्ति मूवमेंट थी उसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट सोसाइटी में रही। ओके, बाद के समय पे आपका क्या हुआ, भक्ति मूवमेंट थोड़ा डिक्लाइन होने लगा। उसका भी क्या रीज़न है वो भी आपको पूछा गया है ऑलरेडी यूपीएससी में, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी जो ये डिटेल्स है, फैक्ट है, विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया, हनुमान चालीसा, अवधि रामचरितमानस, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। तो वे फॉरवर्ड में हम देख सकते हैं कि आज के समय पे हम क्या कर सकते हैं, आपके जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस से जोड़ के देख सकते हैं। तो गवर्नेंस बहुत समय पे फेल होता है, आपके डिफरेंट पॉलिसीज फेल हो जाती है क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो भक्ति मूवमेंट जिस तरीके से लोगों को समझ में आ गया था, लोगों ने डिवोशन जो है सिंपलिस्टिक फॉर्म में करना चालू कर दिया था। क्यों? बिकॉज ऑफ यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आने लगी थी। तो उसी तरीके से जो डिफरेंट स्कीम है उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना ज़रूरी रहेगा, अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो वो सभी चीज़ें समझनी ज़रूरी है। इसी के साथ भक्ति मूवमेंट के समय जिस तरीके से सोशल वेलफेयर के लिए आपके दान देना, चैरिटी करना, इस तरह की चीज़ें, जैसे आपके लंगर बांटना सिखिज्म में, तो ये सभी चीज़ों से हम सीएसआर को जोड़ सकते हैं, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को, कि किस तरीके से हम वेलफेयर कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा इन सभी पॉइंट का मेंस में इस्तेमाल होगा। और मेंस में सभी को दिक्कतें होती है कि 150 से 250 वर्ड के अंदर आंसर लिखने के लिए हमें पॉइंट नहीं मिलते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए, डिफरेंट बुलेट पॉइंट में हमने आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाया है ताकि आप मेंस में आंसर को बेटर लिख पाए। ओके, बाकी हम इसको अपने क्लासेस में अच्छी तरीके से बताते हैं। नेक्स्ट है कराची टू कारगिल। तो इसमें पाकिस्तान का जो रवैया रहा है, ओके, कराची एग्रीमेंट से लेके कारगिल वार तक, या फिर आप अगर कहे ऑपरेशन सिंदूर तक, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो कश्मीर का जो इशू है उसको कभी खत्म होने नहीं देता है, या फिर उसमें कोई आपका एक सल्यूशन निकालना नहीं चाहता है। तो इसे क्या रीजन है कि पाकिस्तान जो है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में स्पेशली जम्मू कश्मीर को लेके जो इशू है, जो कन्फ्लिक्ट है, उसको क्यों जिंदा रखना चाहता है, इसके पीछे क्या रीजन है, पाकिस्तान को इससे क्या बेनिफिट मिलता है। ओके, तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। व्हाई डज पाकिस्तान कीप दिस कन्फ्लिक्ट अलाइव इवन एज इट्स इकोनॉमी कोलैप्स एंड ग्लोबल सिंपैथी dwindles। तो अभी ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान की देश की जो इकोनॉमी है, आवाम की जो हालत है वो काफ़ी ग्रीम है, काफ़ी उनकी हालत ख़राब है, इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रही है, ग्लोबल लेवल में जो सिंपैथी है वो भी ख़त्म होने लगी है। फिर भी जो मुद्दा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान उसको हमेशा फ्यूल करते रहता है। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है वो पाकिस्तान बरकरार रखना चाहता है थ्रू कश्मीर इशू। और इसीलिए क्या है, कश्मीर आपका पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को जो है वो दर्शाता है कि हाँ पाकिस्तान है जो कश्मीर को डिमांड करते रहता है, ओके, इलीगली। और पाकिस्तान का जो आपका नेशनल आइडेंटिटी है एंड मिलिट्री जो डॉक्ट्रिन है वो पाकिस्तान के ऊपर कम बेस्ड है, कश्मीर के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है, ताकि वो क्या कर सके, ग्लोबल लेवल पे आपकी सिंपैथी गेन कर सके, इंडिया को बदनाम कर सके। और इसी के साथ आपका जो मिलिट्री इलीट है पाकिस्तान का,
वो कश्मीर इशू को आपका जस्टिफाई करता है। क्यों? ताकि डिफेंस बजट को वो बढ़ा सके कि भारत से खतरा है, तो इसीलिए डिफेंस का जो बजट है वो उनको मिलते रहे। तो ये है आपके जो मिलिट्री है उनका, जो मिलिट्री इलीट है उनका टैक्टिक है ये। और जो पॉलिटिकल डोमिनेंस बरकरार रखती है मिलिट्री, उसको बरकरार रखा जा सके। और देश के अंदर जो पॉपुलेशन है उसको आपका यूनाइट करके रखा जा सके, ताकि जो फेलियर है पाकिस्तान का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, पाकिस्तान का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो उसके वजह से जो भी आपकी मूवमेंट्स होती है पाकिस्तान में या फिर जो भी प्रोटेस्ट होती है, तो उसको कैसे दूर कर देते हैं पाकिस्तान? बाय प्लेइंग कश्मीर कार्ड। तो कश्मीर को उछाल देते हैं। और जो आपकी नेशनल उनकी यूनिटी है पाकिस्तान की, उसको बरकरार रखना चाहते हैं, ताकि क्या किया जा सके, आपका जो अटेंशन है पब्लिक का उसको शिफ्ट किया जा सके टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर और यूनिटी को अचीव की जा सके। तो इसीलिए क्या है, जो पाकिस्तान है वो कश्मीर का मुद्दा जो है उसको खत्म होने नहीं देता है, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं चाहता है। उसको लेके प्रॉक्सी वार करते रहना, इंडिया के अगेंस्ट आपके नेगेटिव नैरेटिव सेट करते रहना वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट जो ह्यूमन राइट कमीशन है उनके प्लेटफॉर्म पे। तो ये क्या करता है, पाकिस्तान को जिंदा रखता है। अब जैसे हमारे देश का उद्देश्य क्या है कि हमारे देश का जो इकोनॉमिक विकास है उसको करना, ओके, ग्लोबल लेवल में अपना लीडरशिप को देना, डिफरेंट ग्लोबल साउथ के नेशंस का जो डेवलपमेंट में जो पार्टनरशिप है उसको आगे बढ़ाना, जिसको हम जितना मदद कर सके उतना करना, अपने कल्चर को लेके प्राइड करना। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है, ऐसी कोई वजह नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान कश्मीर को लेके व्यस्त रहता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें दर्शाई है। और जो लॉजिक दिया है, एग्जिस्टेंशियल लॉजिक एक दिया है जो अभी बताया मैंने, कि ये अपने पाकिस्तान अपने नेशनल आइडेंटिटी एक नैरेटिव से जोड़ के रखता है, ताकि बजट पॉलिटिकल डोमिनेंस को बरकरार रख सके। और पीस को इसीलिए क्या किया जाता है, स्ट्रक्चरली डिसइंसेंटिवाइज किया जाता है कि अनपीसफुल सिचुएशन बना रहे, ताकि क्या किया जा सके, सिस्टमैटिकली वेपनाइजेशन किया जा सके। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की है कि आपके कराची 1949 शिमला में बहुत हद तक क्या हुआ था, डिस्कशन हो गई थी अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन उसके बाद भी क्या है, आपके वार कंटिन्यूअसली छिड़ता रहा, बिकॉज पाकिस्तान यही चाहता है। ओके, और सिलेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म दिखाता है डिफरेंट यूएन प्लेटफॉर्म पे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर रिलेशन में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो। और इसी के साथ क्या करना है, ये जो भी आपकी टाइमलाइन दी गई है क्रोनोलॉजी वाइज, उसको ध्यान में रखिएगा, ताकि आप आंसर को बेटर लिख सके जीएस पेपर 2 में। और इसी के साथ कोई क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में बनता है तो उसको आप क्या कर सके, हल कर सके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडियाज आई स्थॉल्थ एज विथ न्यू सब्स। तो अभी जो इंडिया का प्रोजेक्ट है एडवांस प्रोजेक्ट 75, जो प्रोजेक्ट 75 आई है, उसके तहत इंडिया क्या कर रही है, जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें अपना नेवल कैपेसिटी को बढ़ा रही है बाय इंक्रीजिंग सबमरीन कैपेसिटी, ताकि बेटर सर्विलियंस किया जा सके, बेटर फाइटिंग एबिलिटी को अचीव किया जा सके इन इंडियन ओशन रीजन, ताकि इंडियन ओशन रीजन में जो चाइना का डोमिनेंस बढ़ता दिख रहा है उसको हम काउंटर कर सके। तो अभी क्या है, आपके इंडिया का स्ट्रैटेजिक डिफेंस पर्सपेक्टिव से, चाइना को काउंटर करने के पर्सपेक्टिव से जब मेंस में क्वेश्चन बनेगा तब आपको ये पॉइंट आप डाल सकते हैं, इंक्लूडिंग डिफरेंट अदर पॉइंट्स, ताकि आपके क्या किया जा सके, इंडियन ओशन को इंडिया का ही बैकयार्ड बना के रखा जा सके और इंडिया इसका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने और एसर्टिव नेशंस लाइक चाइना को काउंटर किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। तो इसमें क्वाड को भी आप जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि जो मालाबर एक्सरसाइज होता है हर साल
बैकवर्ड नेशंस का, वो आपके इंडियन ओशन रीजन में ही होता है। तो उसके लिए हमारी नेवल कैपेबिलिटी को हमें स्ट्रेंथन करना, स्टॉल्थ फाइटिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो अभी टोटल आपके 6 सबमरीन को नॉट 6, 9 सबमरीन्स को, एडवांस सबमरीन्स को इंडक्ट करना है ओके बाय कमिंग ईयर्स। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो आप आर्टिकल को खुद से भी एक बार इसको पढ़िएगा, तो इससे आपको बेटर इंसाइट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हैज नॉट कीप पेस विथ पब्लिक एक्सपेंडिचर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो अभी हमारा जो देश का पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट on different projects like highway, okay, then railway, inland waterways, airways। तो इन सभी चीज़ों में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है, लेकिन उसके हिसाब से क्या है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था, कि अभी गवर्नमेंट आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, तो ये एक्सपेक्टेड रहता है कि प्राइवेट सेक्टर भी एनकरेज्ड होगी और अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाएंगे, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसमें चिंता दर्शाई है बाय आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्राउडिंग इन नहीं हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट जो डिज़ायर्ड लेवल पे है वो नहीं कर रहा है, जिससे हमारा ग्रोथ हम जिस लेवल पे अचीव कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है कम हो रहा है, जबकि इंडिया को हर साल 1 करोड़ नई नौकरी की ज़रूरत होती है, जिसको सिर्फ गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर सकती है। इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी रोल रहेगा। तो अभी इसके लिए आप क्या है, डिफरेंट रीजन आप साइट कर सकते हैं। नंबर 1 में जो रीज़न है वो है आपका जो इकोनॉमिक सर्वे ने दर्शाया है, ओवर रेगुलेशन है हमारे देश में। फिर आप स्टेट लेवल पे देखें तो लैंड लेबर को लेके जो लॉज है, जो कंप्लायंसेस है, वो काफ़ी हैवी है। फिर आपके ऐसे डिफरेंट क्लॉज है जो क्या करती है, इंडस्ट्री को आपकी डीमोरलाइज करती है, लाइक डिफरेंट प्रोविजन में क्रिमिनलाइज करना छोटे मोटे डिफॉल्ट में, तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर आपकी जो बैंक है वो भी प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम एनकरेज करती है, बिकॉज ऑफ जो राइजिंग हमारा एनपीए देखा गया है पास्ट में। तो उसके लिए बैंक भी क्या है, काफ़ी स्केप्टिकल रहती है टू प्रोवाइड लोन और फाइनेंस प्रोजेक्ट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। वो भी एक दिक्कत इसमें देखी गई है। रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, इन सभी चीज़ों को आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ओके, फिर आप देख सकते हैं जो देश में एक डिमांड का सर्ज होना चाहिए, डिमांड काफ़ी कम सर्ज होता दिख रहा है। ये भी एक रीज़न है कि आपके जो प्राइवेट सेक्टर है वो कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को अभी जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के जो मैट्रिक्स है उसमें ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। लोगों का हेल्थ, लोगों का एजुकेशन, स्किलिंग और लोगों का जो आपका इनकम है उसको कैसे ऑगमेंट किया जाए, कैसे लोगों को मोर कैपेबल बनाया जाए टू इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर, private expenditure and demand in the economy, so that private sector will motivated to invest in our economy. Okay, और इसी के साथ आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसमें भी दिक्कतें हैं, क्योंकि जो हमारी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज होती है उसमें भी काफ़ी हार्श प्रोविजंस रहते हैं सेटलमेंट का। जैसे क्रेन एनर्जी का जो केस था उसको अब इसमें जिक्र कर सकते हैं। ओके, और इसी के साथ क्या है, हमारे देश में बिजनेसेस को स्टार्ट करने में भी बहुत दिक्कतें होती है और उसको विंड अप करने में या फिर क्लोज करने में भी क्या होती है, बहुत दिक्कत आती है। तो उसमें ईज लाना ज़रूरी है। इसीलिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है ना, उसी चीज़ में ये जो पहला मुद्दा है इसी मुद्दे को एड्रेस करते हुए है, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट नीड अ न्यू पैक्ट ऑफ ट्रस्ट। तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ट्रस्ट नहीं है, प्राइवेट कैपिटलिस्ट को ट्रस्ट नहीं है, और गवर्नमेंट को भी जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है उनमें कम ट्रस्ट है।
तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट देखा गया है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ह्यूमन रिलेशन हो या फिर इंस्टीट्यूशन के बीच में रिलेशन हो, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज ट्रस्ट बिटवीन टू एंटिटीज। तो ट्रस्ट की काफी कमी देखी गई है। तो 1991 से पहले अगर हिस्ट्री देखें हम इकोनॉमी का, तो उसमें काफी आपका रेगुलेशन था, लाइसेंसिंग था, कोटा राज था, ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन था, रेड टेपिज्म था, जिससे क्या होता था बिजनेसेस को जानबूझ के ही उनको आपका कंटेन किया जाता था, ताकि सोशलिस्टिक पॉलिसीज के तहत, सोशलिज्म के तहत देश को पब्लिक सेक्टर ही खाली चलाए। लेकिन जब बीओपी क्राइसिस आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस बिफोर 1991, तो उसको अभी टेकल करने के लिए 1991 में आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिया गया या फिर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट किया गया, जिसको एलपीजी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के तहत क्या किया गया, मार्केट को काफी फ्री छोड़ा गया, लिबरलाइज किया गया। लिबरलाइज का मतलब है डी लाइसेंसिंग किया गया, कोटा सिस्टम को हटाया गया, ओके, आपकी रेगुलेशंस को कम की गई। लेकिन अभी भी क्या है, रेगुलेशन उतनी कम नहीं हुई है जितना जरूरी है फॉर फ्लोरिशमेंट ऑफ बिजनेसेस। तो इसी के लिए अभी जरूरी क्या है, डी रेगुलेशन करना, जो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था। तो चीजें काफी सिमिलर सी चीजें ही आपको जानने को मिलेंगी। डी रेगुलेशन करना, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करना, और स्टेट को क्या करना, लैंड, लेबर, एनवायरमेंट रिलेटेड जो कंप्लायंसेस है उसमें ईज लाना, ताकि क्या किया जा सके, आपके जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको अचीव किया जा सके फॉर बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ आवर नेशन, टू अचीव ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रो एम्प्लॉयमेंट। तो ये सभी चीजें हमें देखनी जरूरी रहेंगी, ओके। तो गवर्नमेंट जो ओवर कंप्लायंस रखता है, ओवर रेगुलेट करता है, उन सभी चीजों को ध्यान देना जरूरी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक चीजों को सुधारना काफी जरूरी रहेगा, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट साइबर सिक्योरिटी। तो अभी साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, जो साइबर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो आईसीटी, अभी क्या है डिजिटल इंडिया के तहत हर चीज में आप क्या देख सकते हैं, आईसीटी का इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, फिर आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो इन सभी चीजों का सर्च देखा गया है। और इसीलिए क्या है, जब साइबर स्पेस बढ़ी है, साइबर एक्टिविटी बढ़ी है, डिजिटल इंडिया अगर बढ़ा है, तो साइबर सिक्योरिटी का कंसर्न भी रहेगा, साइबर क्राइम्स भी रहेंगे। तो इसीलिए इसको मिटिगेट करने के लिए हमारे देश में एक लॉ है, दैट इज इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट ऑफ 2000, और उसी के तहत 2004 में सर्ट इन को स्टैब्लिश किया गया है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, सर्टिन, जो क्या करती है, आपके जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड नॉर्म्स है, सर्विलियंस है, उसको रखती है, जो गाइडलाइंस है उसको बनाती है, पीपल को अवेयर करती है। तो अभी सर्टिन ने क्या किया है, मेक्स एनुअल साइबर सिक्योरिटी ऑडिट मैंडेटरी फॉर फार्म्स। तो डिफरेंट जो फार्म है, जो आपकी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिजिटली अलाइंड है, उनको हर साल एनुअल साइबर सिक्योरिटी ऑडिट मैंडेटरीली करना होगा, कि उनके प्लेटफॉर्म पे आपके कौन से सिक्योरिटी फीचर्स हैं, या फिर क्या सिक्योरिटी ब्रीच देखी गई थी, ओके, या फिर क्या साइबर अटैक देखा गया था, और उसको उन्होंने मिटिगेट करने के लिए क्या आपका स्टेप अपनाया है, ताकि क्या किया जा सके, हर फार्म्स का हर सेगमेंट में जो साइबर सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और पीपल का जो डेटा है उसको प्रोटेक्टेड रखा जा सके, प्राइवेसी को प्रोटेक्टेड रखा जा सके, जो लोगों के आपके डेटाज है, पैसे हो या फिर डिजिटल आइडेंटिटी हो, उनको प्रोटेक्टेड रखा जा सके। ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया जिस तरीके से बढ़ा है, तो वो जैसे आपकी एक क्या है, उससे आपकी बूम आ रही है, सो इसमें क्या है, बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी है। तो उस डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए सालाना उसको ऑडिट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। कोई भी आपका डाउट रहता है, फील फ्री टू आस्क। आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ओके, और कोई आपको चीज़ें आपको बेटर जाननी है, हम कम समझा रहे हैं, तो आप जस्ट लेट अस नो, वी विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। ओके, तो इसी के साथ अभी का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक यू।